Hello everyone, welcome you all again on Biology Corner. So today we are not going to discuss about any topic or chapter because as you already seen कि आज यहाँ इस क्लास में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th। ओके, क्योंकि इस चीज़ को डिस्कस करना बाकी किसी भी अदर टॉपिक या चैप्टर को डिस्कस करने से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि किस तरह हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ताकि हम अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ, तब तक किसी भी टॉपिक या चैप्टर को पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर उन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए या उन पॉइंट्स पर फोकस किया जाए तो हम अपने एग्ज़ाम्स में इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो टाइम टेबल एक शेड्यूल मैंने बनाया है, ये बिफोर 1 मंथ के लिए नहीं बनाया है, ये बनाया है बिफोर 1 ईयर के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। मोस्टली टाइम हम जस्ट 1 मंथ पहले ऐसी चीज़ों को देखते हैं ताकि हमें कुछ ट्रिक्स पता चल जाए, तो हमने साल भर पूरा ईयर जो पढ़ाई नहीं की है वो हम 1 महीने में कर लें। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ केवल आप लोग को वो चीज़ें मिलने वाली है कि आप पूरा 1 साल किस तरह अपनी चीज़ों को चेंज करके अपनी हैबिट्स को चेंज करके और कुछ अच्छी हैबिट्स को लाके किस तरह अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल। अब ये तो सभी को पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी क्लास के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। प्रॉपर शेड्यूल का मतलब है टाइम टेबल से। ठीक है, अब टाइम टेबल में आप लोगों को मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप लोगों को सुबह 5 बजे उठना है या 8 बजे तक पढ़ना है या रात को 12 बजे सोना है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। बट मुझे ये लगता है कि सभी लोगों के घर में अलग-अलग अपना डेली रूटीन होता है और जो जिस घर में रहता है वह उस रूटीन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता ही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को साइड में रख के कि 5 बजे उठना है या रात को 12 बजे सोना है, आप अपना खुद का अपना एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, चूज़ योर बेस्ट टाइम। आप अपना बेस्ट टाइम डिसाइड करो, सेलेक्ट करो कि अगर घर में सुबह कोई काम है तो मैं रात को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकता हूँ, और अगर रात में ज़्यादा काम है तो मैं सुबह उठ के जल्दी प्रॉपर स्टडी कर सकता हूँ। अभी मैंने कहा था कि क्योंकि हम ये बिफोर 1 मंथ के लिए नहीं बना रहे हैं, हम पूरे साल के लिए बना रहे हैं। ठीक है? क्योंकि केवल एक स्टूडेंट ही है जो अपना 1 साल पहले का अपना डेली रूटीन सेट कर सकता है। ठीक है? बिफोर 1 मंथ कोई भी टीचर आपको बना के दे देगा। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम प्रेशर में होते हो, तो आप किसी भी हार्ड टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो क्योंकि आपको एनी हाउ अच्छा स्कोर लाना होता है। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में आप अपना खुद का डेली रूटीन बनाओ। आप देखो कि आप किस टाइम अपने घर में बाकी अदर जो घर के काम हैं या और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे फ्री होकर किस तरह कॉन्संट्रेट होके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है? सूटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सुबह नींद आ रही है तो दोपहर में पढ़ लेंगे, हम उसमें ज़्यादा सूटेबल हैं। सूटेबिलिटी का मतलब है कि बाकी अदर कामों को निपटा के उनसे फ्री होके किस टाइम आप इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकते हो, तो उसमें आप अपनी सूटेबिलिटी देखो। ठीक है? डोंट हैव टू मच ऑन योर प्लेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, तो अगर आप अपने टाइम को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट के लिए आप कम से कम 1-1 आवर तो डिसाइड करोगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि 1 आवर में आपने 6 ही सब्जेक्ट एक साथ पढ़ डाले, तो इससे क्या होगा, वो 6 में से एक भी सब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने थोड़े बहुत टाइम में ही आपने सब कुछ निपटा दिया। तो ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि अभी आपके पास 1 साल का टाइम है, तो आप इज़िली अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है? नेक्स्ट है समरी नोट्स। अब आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने हर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अपना एक अलग-अलग टाइम डिसाइड कर लिया। ठीक है? अब आपको नोट्स किस तरह बनाने हैं? नोट्स की बात तब आती है जब क्लास में आप किसी चैप्टर को कवर कर लेते हो और उसकी डिटेल में नोट्स बना लेते हो। उसके बाद बात आती है समरी नोट्स की। ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ाया और डायरेक्ट समरी नोट्स,
है ना? जो डिटेल में नोट्स हैं वो तो बनाए ही नहीं और डायरेक्ट समरी नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो ऐसा ऐसा इफ़ेक्टिव ही नहीं होगी वो चीज़, ठीक है? समरी नोट्स तभी बन पाएँगे या स्मार्ट स्टडी तभी हो पाएगी जब आप हार्ड स्टडी कर लोगे, ठीक है? तो सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के बाद आप नोट्स को समराइज़ करके, जैसे अगर 5 पेज का आपका कोई चैप्टर है, जैसे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है आपका 10th का साइंस बायोलॉजी का, ठीक है? तो लाइफ प्रोसेस में आपने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ लिया है। अब आपको उसे समराइज़ करना है, ठीक है? तो पूरा पढ़ने के बाद उसमें से कुछ जो मेन टर्म्स हैं, है ना? जिनको याद करके, जिनको ध्यान करके आप पूरा आंसर इज़िली लिख सकते हो, तो आप उन्हें केवल लिखो। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन डैश लगा के इन प्रेज़ेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? वो बॉडी में कहाँ हो रहा है, किस चीज़ में हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और फिर उसके आगे कुछ जो मेन टर्म्स हैं उन्हें, ठीक है? डिफरेंट वे का क्या मतलब है, किसी की भी नोट्स को कॉपी मत करना। कॉपी कर लिया, आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपका मेन टारगेट है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, नोट्स को समराइज़ करके, वो आप नहीं कर पाओगे। आपका खुद का अपना एक डिफरेंट वे होना चाहिए, अपना खुद का तरीका होना चाहिए नोट्स बनाने का। आप कैसे भी बनाओ लेकिन वो दूसरों से अलग होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। डज़न्ट मैटर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो या फिर ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हो, व्हाइट पेन का यूज़ कर रहे हो, ये मुद्दा नहीं है, है ना? मुद्दा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब कैसे बना सकते हैं उसे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं किसी भी टॉपिक को अगर समरी में लिख रहे हैं तो उसे कलरफुल कर लो, ठीक है? अगर एक पेज बना रहे हो तो जैसे बायोलॉजी का कर रहे हो तो डायग्राम उसका कलरफुल कर लो, उसकी जो मेन हेडिंग्स है उन्हें अलग-अलग पेन से लिख लो, ठीक है? मतलब हमें एंटिक बनाना है चीज़ों को, ठीक है? दूसरों को नहीं दिखाना है, वो फ़नी बने या कैसी भी बने, आपको अपने लिए उसे बेस्ट बनाना है। इमेजिनेशन इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखो, जब आप समरी नोट्स बनाओगे ना, तो वो 1 साल ही चलेंगे, ऐसा तो नहीं कि आज बनाए और कल फेंक दिए। जब आप समरी नोट्स बनाओगे, उन्हें कलरफुल बना के सुंदर हैंडराइटिंग में जब उन्हें तैयार करोगे, तो पूरा 1 साल आप उस समरी नोट से पढ़ोगे। जब इतना आप पढ़ोगे ना बार-बार चीज़ों को, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएँगी, है ना? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है चीज़ों को थ्योरेटिकली याद करने में, वो रट लेते हैं चीज़ों को, रट्टाफिकेशन हो जाता है और जब चीज़ों को हम इमेजिन करते हैं, किसी भी डायग्राम से या किसी भी चीज़ को जब इमेजिन करते हैं, तो वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है, ठीक है? और ये इमेजिनेशन की पावर थ्योरेटिकल चीज़ों को याद करने के कंपैरिज़न में भी बहुत ज़्यादा काम में आती है। अगर आप कोई चीज़ को इमेजिन करके लिख रहे हो, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें याद आती जाएँगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्या करना है, समरी नोट्स में आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी लिखिए और पहले इनको कवर करिए, ठीक है? रही बात इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं साइंस के हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर ईयर पूछे गए हैं, मैं आप लोग को वो बताऊँगी। नेक्स्ट है एनालाइज़ योरसेल्फ। अब आपने टाइम टेबल बना लिया, ठीक है? आपने समरी नोट्स भी बना लिए। यहाँ तक आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं चीज़ों में पीछे रह रहा हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, खुद को एनालाइज़ करना है। कैसे एनालाइज़ करोगे? आप ये देखो कि अगर मैंने 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं या 1 सब्जेक्ट में से मैंने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो किस चैप्टर को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ और अगर याद नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ तो कहाँ दिक्कत हो रही है। तो आपको क्या देखना है, अपनी स्ट्रेंथ देखनी है और अपनी वीकनेस देखनी है। आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट है, लाइक हिंदी या इंग्लिश या बायोलॉजी, साइंस जो भी है, या जिसमें आप वीक हो जैसे मैथ्स या संस्कृत या कोई और सब्जेक्ट, तो उस चीज़ को आपको पकड़ना है, ठीक है? कि मैं कहाँ पीछे रह रहा हूँ, रह रही हूँ। कैचिंग पावर आपको देखनी है कि किस सब्जेक्ट में आपकी कैचिंग पावर ज़्यादा अच्छी है, उसको थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। जिसमें आप ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको फ़ील हो रही है, उसको ज़्यादा टाइम दे दीजिए, क्योंकि हम अभी 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 महीने पहले की बात नहीं कर रहे हैं। टेकिंग टाइम, ठीक है, टेकिंग टाइम से क्या मतलब है? देखो आप कि किन चीज़ों में आप कितना समय ले रहे हो, किन चीज़ों में आप कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है? तो जिन चीज़ों में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करो। राइटिंग प्रैक्टिस, अगर अभी से आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आप कितने टाइम में अपने पेपर को कवर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर, इसका भी बहुत मेन रोल है। आपको कम से कम 5 इयर्स पहले के जो भी पेपर्स हैं,
ईच सब्जेक्ट के आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज़ करने होंगे या एनालाइज़ करना होगा कि किस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है और किस तरह से पूछा है। राइट परसेंट इन फ्रंट ऑफ टेबल। आपको जितना भी परसेंट अपने इस एग्ज़ाम में बनाना है, लाइक आपको 85% बनाना है, तो आप 85% मत लिखो, आप 95% लिखो अपने सामने वाली वॉल पे, जहाँ आपकी टेबल रखी हुई है उसके जस्ट सामने वाली वॉल पे बड़े-बड़े अक्षरों में 95% लिख के और उसे स्टिक कर दो वहाँ, ठीक है? ताकि हर रोज़ जब उठ के उसे देखो तो आपके दिमाग में चीज़ें आप रिमाइंड कर सको कि हाँ, मुझे इतना करना है और इतना करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, ठीक है? अभी ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर आपने खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसके बाद हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जो आपको अपने रूम से बाहर ध्यान रखनी है, अपने स्कूल में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है, मेक गुड फ्रेंड सर्कल इन क्लासरूम, ये जो चौथा पॉइंट है, ये उन तीनों पॉइंट के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि जितना टाइम आप घर पे स्पेंड नहीं करते, उतना ज़्यादा टाइम, उससे ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपका क्लासरूम में जो सर्कल बना हुआ है फ्रेंड्स का, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वो फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सके, ठीक है? तो आपको वैसा ही फ्रेंड सर्कल बनाना है। फिर अब अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? डोंट कॉपी। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है चीज़ों को समझने की, याद करने की, या कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है? तो किसी भी हाल में उसको कॉपी नहीं करना है। क्योंकि अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स भी हैं, तो ईच स्टूडेंट्स की कैपेसिटी अलग-अलग होती है, ठीक है? कोई भी 2 स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, तो किसी की भी कॉपी मत करो। अगर कोई सुबह पढ़ रहा है, तो हो सकता है उसको सुबह का समझ में आता हो, अगर आपको रात का समझ में आता है, तो आप रात को ही पढ़ो। अगर वो किसी चैप्टर को हाफ एन आवर दे रहा है, तो हो सकता है उसको हाफ एन आवर में एकदम क्लियर कट समझ में आ गया हो। आप उसकी कॉपी मत करो, अगर आपको 3 आवर्स लग रहे हैं, तो आप 3 आवर्स ही दो उसे, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को डिस्कस भी करेगा, ठीक है? तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी बुक में तो चीज़ें जो है वो एकदम बुक वाली लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन जब आप चीज़ों को ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हो तो अपनी खुद की जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में उन चीज़ों को आप समझते हो, तो आपका उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उन चीज़ों को बार-बार पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, जिससे वो चीज़ें आपको रटाएँगी नहीं। स्टे ऑन ट्रैक। अगर फ्रेंड्स के साथ हो तो ऐसा नहीं 5 दिन की पिकनिक और 10 दिन की शादी, हमेशा ट्रैक पर रहना है क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो। टीच अदर्स इन क्लासरूम, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। देखो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक फ्रेंड सर्कल में 6 लोग हैं, तो 6 लोग ही ब्रिलिएंट होंगे, है ना? 6 लोग ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। कहीं न कहीं 1-2 स्टूडेंट आपसे कमज़ोर भी होते हैं और कहीं न कहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे ज़्यादा ब्रिलिएंट होते हैं समझने में भी और समझाने में भी। तो आपको क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को जो आपसे वीक हैं, आप उन्हें पढ़ाएँ, ठीक है? क्या होगा उससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँगे। जब आप खुद कुछ चीज़ों को पढ़ते हो, तो उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ को एक बार अप्लाई करके देखना, केवल एक बार, लेकिन जब दूसरों को आप ये चीज़ें पढ़ाओगे, तो आपके खुद के दिमाग में कम से कम 5-6 क्वेश्चन अराइज़ हो जाएँगे कि मैंने इन चीज़ों पर तो ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है? और अगर इन केस आपके ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है, जिसे आप पढ़ा सको, तो आप अपने घर आओ, अपने रूम में बैठो, गेट बंद करो और इमेजिन करो कि आपके सामने 4-5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिन्हें कुछ नहीं आता और उन्हें पढ़ाओ, ठीक है? लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, इसे आप ज़रूर अप्लाई करके देखना। इससे आपकी स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये बेस्ट वे है स्टडी का, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर का। यूज़ ईज़ी लैंग्वेज, इसमें क्या होता है जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना, तो बुक वाली लैंग्वेज में हम कभी नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए उस टाइम जो लैंग्वेज यूज़ होती है, उससे क्या होता है हमारा जो पूरा बेसिक होता है उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड वो पूरा क्लियर हो जाता है क्योंकि हम वहाँ समझाने में ईज़ी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन की बात हम कर चुके हैं, जहाँ भी फ्रेंड से मिलो, ज़रूर उनसे ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है? ताकि चीज़ें
आसानी से समझ में आती जाएँ। अब अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं कि ये चीज़ हमें करना ही करना है, इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना ही देना है। अब ये चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? और अगर करी तो बाकी जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी, उन सब का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है? तो डोंट डू दिस। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर स्टूडेंट्स। देखो, मैंने अभी कहा कि अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से मैच करता हो, ठीक है? हर कोई स्टूडेंट अपने आप में अलग होता है। हर किसी स्टूडेंट की अपने आप में स्ट्रेंथ अलग होती है और वीकनेस अलग होती है। तो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करना, ठीक है? लेकिन फिर भी ये चीज़ होती है, मैंने देखा है केवल बच्चे ही नहीं, कई बार बड़े लोग भी खुद को एक दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो, तो आपने अगर सुना हो इस चीज़ को या अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मछली होती है वो केवल पानी में तैर सकती है। अगर हम उससे कहें कि पेड़ पे चढ़ जाए तो वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पानी में तैरने के लिए ही फ़ेमस है ना? स्पेशलिस्ट है वो इस चीज़ में, स्विमिंग में। और दूसरी बात करें मंकी की यानी बंदर, तो वो केवल पेड़ पर चढ़ सकता है, वो पानी में तैर नहीं सकता। तो वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। तो हर कोई अलग-अलग चीज़ों में स्पेशलिस्ट होता है ना? माहिर होता है। तो इसलिए एक-दूसरे से कंपेयर बिल्कुल मत करो, ठीक है? शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स और टीचर्स। अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है या पढ़ाई से अदर रिलेटेड किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने फ्रेंड्स को बताओ। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा अम अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्हें बताओ। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को बताओ और अगर आप इन्हें भी नहीं बता सकते, तो अपने टीचर्स को बताओ। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इन तीनों में से कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी, जो हमने इसमें डिस्कस करी और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब इन चीज़ों को समझोगे, इन चीज़ों को पढ़ोगे, अपना जो डेली रूटीन है उसमें अप्लाई करोगे, तभी जाके किसी भी टॉपिक, चैप्टर या अपनी क्लास में आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू।